नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। अंधा कानून हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आई जिसके बाद हमें ये कहने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित बल्ला कांड सामने आया था और इस मामले के 5 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय सहित 9 लोगों को इस केस से बरी कर दिया है, क्योंकि पीड़ित ने बल्ला चलाने वाले आरोपी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बल्ले से मारने के जिस वीडियो को पूरे देश ने देखा, आपने देखा, हमने देखा, अफसोस उसे न तो पीड़ित देख पाया और न ही कोर्ट। नतीजा इंसाफ हो गया। ये साल 2019 का वीडियो है जिसमें क्रिकेट के बल्ले से हमला करते हुए जो शख्स आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो उस वक्त के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तनुज दीक्षित जी हैं, जो कि हाईकोर्ट के एडवोकेट। पहले तनुज जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा हम सवाल यहां पर कर रहे हैं और हमने आम लोग जिसने भी इस पूरे घटनाक्रम को सुना, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर में आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाएं कि इस पूरे फैसले को लेकर क्या कहते हैं, क्या हो सकता था और क्या हुआ। तनुज जी, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर आप? इसके अंदर क्या है, कोर्ट न्यायालय हमेशा सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर अपने फैसले सुनाता है। और जैसा कि कोर्ट के न्यायालय के अंदर में गवाह जो है उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि उन्होंने बैट बल्ला चलाते हुए किसी को देख नहीं पाए वो। तो एक तो ये बहुत प्रमुख वजह है, जब जो मुख्य गवाह है उनकी अगर गवाही में ये बात है तो निश्चित रूप से नहीं देखा होगा। दूसरा, जो बल्ले की जब्ती थी वो एक खुले मैदान से, ओपन ग्राउंड से हुई है। तो ऐसे में जो जब्ती है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ से नहीं हुई है। तो ऐसे में ये भी मानना सही नहीं है न्यायालय और कानूनी पक्ष से कि वो बल्ला उन्हीं का होगा या उनके द्वारा चलाया गया होगा, ये भी कहना अस्वीकार्य होगा इसके अंदर। तो ऐसे काफी सारे जो पॉइंट्स हैं, लेकिन जो वीडियो है, दलीलों के अंदर, गवाहों के अंदर, यही सवाल कर रहे हैं कि जो वीडियो क्या इस वीडियो को भी संज्ञान में लिया गया? जो सोर्स ऑफ दिस वीडियो है उसकी एक्चुअलिटी प्रूव नहीं कर पाए सामने वाले वकील। उन्होंने ये प्रूव करना चाहिए था कि वीडियो किस हिसाब से, कहां से आया है और किसके मोबाइल से लिया गया है, ये क्या है। क्योंकि देखिए, हम भी समझते हैं आज के टाइम में वीडियो मॉर्फिंग, एडिटिंग जैसी बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो ऐसे में इसका सही स्रोत जिस मोबाइल से शूट किया गया हो, जो उस मोबाइल को वहां पर जमा करवा करके उसको टेस्ट होता है, उसके बाद ये माना जाता है कि वीडियो उसी मोबाइल का है। ऐसा कोई मोबाइल किस व्यक्ति का था, कहां उसका आधार था, ये सब न्यायालय के अंदर पेश ही नहीं हो पाया है। लेकिन आरपी सिंह साहब सुनिए ना, जैसे कि अभी यहां पर तनुज दीक्षित जी ने बताया, वो कोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर चलता है। और देखिए, मैं एक बात और वकील साहब को कहना चाहता हूं कि ये टेस्टिफाई कराना, इसकी टेस्टिमोनी कराना वीडियो, ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये बताइए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? तनुज जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो कह रहे हैं कि चलिए, अगर वो उसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं था तो उसकी सत्यता का प्रमाण निकालने के क्या कुछ किया गया कोर्ट द्वारा? तनुज जी, क्या ऐसे संभव था? देखिए, मेरे जो ये मित्र बैठे हैं पैनलिस्ट, कांग्रेस की तरफ से जो है प्रवक्ता, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत अहम बात है। सरकार 2019 में मध्य प्रदेश भी को पता है कि कमलनाथ जी की सरकार में ये मामला जो है, ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। तो ये सारी अगर शासन पर और अगर ये प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी उनकी थी, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर उस समय शासन आपका था, कांग्रेस का शासन था, तो तब सबूत और जो मोबाइल था ओरिजिनल, तब आप जब्ती कर सकते थे उसकी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और वहीं एक और चीज जो है, कोर्ट जो है अपने फैसले सबूतों के आधार पर, आप एक चीज ये बताइए, अगर इतना बड़ा बल्ला कांड जब हुआ तो क्या उसमें किसी को चोट आई? किसी अधिकारी जो जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई, क्या उन्हें कोई चोट आई थी? तो वो चोट की भी कोई सबूत नहीं है, कोई मेडिकल उसके अंदर डाटा नहीं है, किसी तरीके की ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई हानि हुई हो। तो इस आधारों पर जब सबूत की वहां पर कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब प्रकरण को मजबूत कैसे माना जाएगा न्यायालय के अंदर? जानते हैं कि किस प्रकार की धारा, आप ये बताएं, जो धारा 506, ये सब जो धाराओं में जहां पर मामला दर्ज कराया गया, 323 क्या इतने गंभीर अपराध हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इतना, जितने गंभीर धाराओं में वहां एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, क्या वो मामला इतना गंभीर था? ये भी एक सवाल है। अभी मुझे लगता है कि केस की सीवियरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वकील साहब ये है कि क्या वहां पे जो व्यक्ति जो जिसपे दोषारोपण हुआ। तनुज जी, आम जनता से हमने पूछा, आम जनता न बीजेपी की है न कांग्रेस की किसी पक्ष की है, वो ये कह रही है कि सेटिंग हो गई होगी। कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूटता है जब इस तरह के कोई फैसले निकल के सामने आते हैं।
देखिए व्यास जी, मेरा एक ही सोच है कि जो भी मामले होते हैं, आज चाहे बल्ला कांड हो या कोई भी मामले जो कोर्टों के अंदर, न्यायालय के अंदर लंबित हैं, उसके अंदर सबूतों का आधार बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास लैक ऑफ एविडेंस यानी सबूतों में कमी, साक्ष्यों में कमी रहेगी तो कोई भी गुनाह किसी ने भी किया हो वो प्रूफ नहीं हो सकता। और जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं होगी, आप किसी को सजा कैसे दे सकते हैं, न्यायालय किसी को सजा कैसे दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझना होगी कि वहां पर दूसरी चीज जो एविडेंस है, जो मुख्य गवाह है, वही जो है वहां पर जाकर के उन्होंने मुख्य गवाही अगर हॉस्टाइल हो गया, पलट गया, तो ऐसे में कोर्ट के पास में सबूत थे और उसी सबूतों के आधार पर, सबूतों की बिना पर जो है कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आकाश विजयवर्गीय के इस बल्ला कांड से जुड़े मामले में एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो को आपने देखा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन कोर्ट नहीं देख पाया। फैसला यह हुआ कि इंसाफ हो गया और सबको बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।